Okay. नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, मुक्कारो, सवपा वपरासनो, मंगलाणम च सवे सिम, परम भवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वीरेश दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, हिताक्षी बा डेली प्रेयर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना चूके, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में भी सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। दर्शन स्टडी। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझ में भी जो नहीं सुनाई देता। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन रूपा के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, सील काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। मीनाश दादा, थोड़ा इन लोग का अभी स्टडी के बारे में चलता है, तो स्टडी के बारे में पहले कल का एक क्वेश्चन बाकी रह गया। दीपकान जी, दीपकान जी। हाँ, जो मिनेश दादा बोलता था कि आप स्टडी कैसे करते हो, तो बच्चे को पहले बताओ। ओ यस, पहले तो
मैं जो स्कूल में पढ़ाते थे ना उतना ही पढ़ता था। घर में कभी कोई टाइम टेबल नहीं था, और घर पर तो जब घर पर आ जाता था तो फिर खेलना ही होता था। लेकिन पता नहीं पास हो जाता था, मेरा गोल पास होने का था तभी। 6, 7, 8, 9th में आया। 9th में आया तो वहाँ एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो फर्स्ट सेमिस्टर की एग्जाम होती है ना, फर्स्ट सेमिस्टर की एग्जाम होती है ना, हाँ तो उसमें मैथ्स में फेल हो गया। 10 marks out of 100. Okay, I did that. सतीम भाई, फाइन। 10 marks out of 100। और हमारे बड़े भाई हैं जो मेरे से 2 साल बड़े थे, उनका 100 में से ऑलमोस्ट 100, 95, 98 मार्क्स आते हैं, 100 भी आते थे मैथमेटिक्स में। तो फिर क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन क्या होगा क्या हुआ था, किसी को मालूम है बाद में घर आके क्या होता? चलो फिर क्विकली मैं बता देता हूँ। 6 month की एग्जाम में दिवाली आती है, और दिवाली में तो मामा के घर जाना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मामा के घर गए, और तभी ऐसा हुआ था कि डैडी ने घड़ी दिया था, है वॉच बोलते हैं ना, हाथ में पहनते वो वॉच दिया था। तो मामा के घर गए तो वो तो पूछेंगे ना, आपके मार्क्स क्या है, आपके मार्क्स क्या है। तो फिर तो मेरी तो क्या हो गया, आप समझ गए ना। हाँ। ये बुद्धू को क्यों पढ़ाई करने को बैठते हैं। फिर मेरे हाथ में घड़ी देखी, ये घड़ी की देख दी उनको, नहीं हो तो भी नहीं दी है। अरे वो पढ़ता तो है नहीं, उसको क्या घड़ी का कुछ काम नहीं, चलो दे दो मुझे तो इतना गुस्सा आया ना मामा पर। पहले गुस्सा आया, फिर जब खाना खिलाया, फिर अंदर से भाव हुआ कि अगर भाई साहब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब मैं इन लोगों को बता दूंगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर मैं देखता ना मेरे बड़े भाई को, उनका घर में भी टाइम टेबल होता है। स्कूल में तो टाइम टेबल होता है, लेकिन घर पर भी टाइम टेबल होता है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और अगर उनकी फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक आ गई तो हफ्ते भर कोने में बैठकर रोते थे। बोले क्यों रोते हो, मेरी फर्स्ट रैंक चली गई। बोले अरे पास हो गए तो क्या प्रॉब्लम है, चल जा, तुझे समझ में आएगा। ऐसा हो गया था। जिनके यहाँ आवाज आती हो वो अपना म्यूट कर लेना प्लीज। तो फिर ये होगी बात। तो मैं तो ऐसा हंसता था, लेकिन अब तो मुझे मेरे पर ही रोना आता था। लेकिन मैंने तय किया कि अब इनको बता दूंगा। भाई को पूछ के टाइम टेबल बनाया, और जब जो कुछ मेरी समझ में नहीं आता था तो मैंने उनको पूछा, और ये फिर अप टू डेट होने लगा। जो स्कूल में आज पढ़ाया ना, उसको घर जाकर पढ़ ही लेने का। और अगर समझ में नहीं आता है तो भाई को पूछ लेता था। टीचर को पूछने का हिम्मत नहीं थी तभी, और कुछ समझ में भी नहीं आता था क्या, लेकिन बड़े भाई को पूछ लेते थे। तो क्या हर रोज वो क्लियर होते गया, हर रोज का क्लियर होते गया। फिर वही फाइनल में 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरी मार्कशीट है, मैं ढूंढ निकालूंगा, फिर बताऊंगा आपको। पुरानी मार्कशीट है अभी की। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो वो ट्रस्ट कर रहे हैं सब बच्चे। तो करते हैं, लेकिन वो मार्क देखने की मजा आएगी। और रेड मार्क में अंडरलाइन किया है 10 मार्क्स करके। तो ये हुई बात। फिर 11 और फिर पता चला कि अगर इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, तो मार्क्स 90 प्लस चाहिए, 95 प्लस चाहिए। बोले इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो कोई झाड़ू वाले का भी नौकरी नहीं देगा, ऐसा मेरे मामा ने बताया था। लेकिन वो मेरे मामा की बात मुझे बहुत दिल पर लगी थी। लेकिन वो लकीली हमारे बड़े भाई साहब थे और वो अच्छी पढ़ाई करते थे। तो मैंने तय किया कि अब मैं पढ़ूंगा, और मेरा टाइम टेबल में 12 बजे सोने का और 5 बजे उठने का।
12 बजे के पहले बिस्तर पर जाने का नहीं और 5 बजे सुबह के बाद कभी बिस्तर पर जाने का नहीं, ऐसा करके बिस्तर पर इस तरह से हो गया, पक्का हो गया। मुझे याद है एक दिन मम्मी आके मुझे बोलती है बेटे सो जाओ, और तब 11:30 बजे थे रात को। मैंने कहा टाइम देखा, अभी मेरा सोने का टाइम नहीं हुआ, आधा घंटा बाकी है। अरे इस तरह से पढ़ाई करोगे तो बीमार हो जाओगे। मैंने नहीं नहीं, कुछ बीमार नहीं होने वाला हूं मैं। तो इस तरह से पढ़ाई हुई और तय किया कि इतने मार्क्स से पास होने से एडमिशन नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग का मेडिसिन में। भाई साहब को डॉक्टर होना था, इसलिए मेरी थोड़ी भावना डॉक्टर होने की भी थी, और मैथमेटिक्स में तो फिर अच्छा हो गया। 12th में 98 मार्क्स, वन टाइम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 12th में 98 मार्क्स। आज भी मुझे झगड़ा है कि मेरा 2 मार्क्स उन्होंने कहाँ काटा, क्योंकि 2 बार मैंने चेक कर चुका था, वो 100% बराबर था। और फिर वही मेथड मैंने इंजीनियरिंग में भी किया। इंजीनियरिंग के 1 साल के बाद मुझे मेडिकल कॉलेज से इंटरव्यू के कॉल आया था। फिर मैंने कहा यू आर लेट, आई एम लेट नहीं, मैंने कहा यू आर लेट। अगर होना था तो पिछले साल ही आना था। आई एम डूइंग गुड, यानी कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह से डॉक्टर होते होते बच गया, रह गया, नहीं बच गया नहीं, रह गया। और इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग फिनिश हुई ना, तो मैं कभी एग्जाम का टेंशन आया नहीं, कभी होमवर्क का टेंशन आया नहीं, जो सबमिशन होता है कभी भी नहीं। और एग्जाम के 2 घंटे पहले मैं पढ़ाई बंद कर देता था, क्योंकि अगर आप हर रोज पढ़ते हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो एग्जाम के दिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़ाई पर तो हमें विश्वास होना ही चाहिए कि आपने इतना सिंसियरली पढ़ा है तो मार्क्स आना ही है, कैसे नहीं आएगा। फिर भी एक बात बतानी जरूरी है। इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लोगों से मित्राचारी हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था उनके साथ घुल मिलकर रहने से। वो लोग बड़े पक्के थे, मुझे घुमा के वो सब लोग पढ़ते थे। जो भी था, मेरी समझ में कोई कमी थी, उनके सब अच्छे अच्छे मार्क्स आए, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बुरे मार्क्स आए। और जब ये सब समझ में आया तो मैं समझ गया कि ये फ्रेंड मेरे काम के नहीं है। ऐसा नहीं, मैं उनके लिए ठीक नहीं हूँ। वे तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। फिर मैं कभी उनसे मिला नहीं, कॉलेज में से मिले वैसे, बट नो मोर फ्रेंडशिप। इसीलिए इंजीनियरिंग फिनिश हुआ तब मेरा एक ही फ्रेंड था, एक श्रद्धा जी फ्रेंड था। अभी वो कनाडा, अपना ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हाई पोस्ट पर हो गए हैं। लेकिन ये हुई थी बात, इसीलिए हम फ्रेंड्स के लिए आप लोग तो फ्रेंड्स के लिए बहुत परेशान होते हैं ना, फ्रेंड्स के बगैर करेंगे क्या। मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, एक ही फ्रेंड थे, उनके घर में पढ़ाई करने भी जाता था। लेकिन इंजीनियरिंग फिनिश हुई, एग्जाम का कभी टेंशन नहीं, और बड़े अच्छे मार्क्स आकर, और इंजीनियरिंग खत्म हुई, दादा भगवान मिल गए, तो मेरी लाइन भी अच्छी सी बदल गई। 2 ही कमिटमेंट था, ऑफिस का कमिटमेंट और सत्संग का कमिटमेंट, यानी दादा का कमिटमेंट। वो दादा का कमिटमेंट पक्का कर दिया, घर में से आशीर्वाद मिल गए, तो हम सत्संग की और बड़े 93 में 83 to 93 जॉब किया, और फिर 93 में जय सच्चिदानंद करके जय सच्चिदानंद संघ में आ गए। और संघ ने हमें बड़ी अच्छी तरह से रखा है, बड़े विनय से रखा है, जागृत रखा है। दादा भगवान ने कहा आप मेरी आज्ञा, मेरे सत्संग और मेरे ज्ञान को सिंसियर रहेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं। पढ़ाई में सिंसियर थे, पास हो गए, इंजीनियरिंग का सिक्का मिल गया। दादा भगवान ने बताया यहाँ पढ़ाई किए बगैर आना ही नहीं। पढ़ाई, जैसे निमेशान जी ने बताया था ना कल, वो ना बोलते थे पढ़ाई नहीं करते तो इधर आना ही नहीं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये बुद्धू लोग यहाँ इकट्ठे किए दादा ने। बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से, और हेल्थ 9th स्टैंडर्ड से इतना पक्का दिमाग को करने के लिए मैं एक्सरसाइज करते करते दिन में 4 घंटा करता था, 2 hours इन द मॉर्निंग, 2 hours इन द नाइट। ये सबको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो इनडिसिप्लिन था ना, वो डिसिप्लिन करने के लिए, दैट वाज द गोल।
और वो डिसिप्लिन आ गई, फिर पास भी हो गए, इंजीनियरिंग भी हो गया, अच्छी जॉब भी मिल गई। वो धीमे 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 अभी हाफ एन आवर हो गया है। जय सच्चिदानंद, जय हो दादा भगवान। जय सच्चिदानंद, अभी वेरी गुड। क्या कुछ इसमें मालूम पड़ा? उसमें से क्या ऐसे क्या मिला आपको मोनिका दीदी? हार्ड वर्क करोगे तो सब कुछ मिलेगा, यही आया। और इसमें कुछ कुछ है जिसमें मैं भी थोड़ी आलस करती हूँ, इसलिए है उसमें भी एक्सरसाइज नहीं करती मैं। 4 घंटे एक्सरसाइज करते तो मुझे भी करना चाहिए। ओके, बच्चे लोग हाथ ऊंचा के सबका मैसेज मत करो, सबको चार्ज हो गई। गीता दीदी क्या सुना आपने? हमें तय करना चाहिए और हमारा टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो रोज पढ़ाते हैं वो रोज का रोज ही तैयार करना चाहिए, तो एग्जाम के टाइम पे हमें ये डर नहीं रहेगा कि नहीं किया है तैयार तो क्या होगा। तो आपको तो इतना अच्छा मार्क्स आते हैं, आपको टेंशन होता है? नहीं, हाँ, आपको नहीं होता है। ओके, वेरी गुड। ओके, प्रहर किधर गया? प्रहर, वो प्रहर गुम हो गया। ओके, तकसीबा, तो प्रहर आ गया। ओके, तकसीबा बोलिए पहले। जय सच्चिदानंद, हमें ये सीखना मिला कि हमें हमारे टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए, पढ़ाई भी ठीक से करना चाहिए। और मुझे वो भी कहना था कि मेरी जो 6th की जब सबसे पहली एग्जाम थी तो तब मुझे मैथ्स में 10 मार्क्स ही आए थे। और फिर मैंने सब कुछ छोड़ के मेहनत की सारे सब्जेक्ट्स में, तो फिर दूसरी एग्जाम ऑफलाइन थी तब मुझे सभी में 91 आ पाए थे और मैं गर्ल्स में से फर्स्ट और क्लास में से सेकंड थी। वेरी गुड। प्रहर क्या बोलना था आपको? प्रहर गुम हो गया? प्रहर प्रहर गुम हो गया? हाँ, प्रहर आ गया। ओके, प्रहर बोलिए। जय सच्चिदानंद, मैं ऐसा बोल रहा था कि दीपक दादा ने बोला ना कि टाइम पे उठ जाना चाहिए और टाइम पे सो जाना चाहिए। तो मैं रोज जब भी स्कूल चालू होती है तभी रोज सत्संग के बाद सो जाता हूँ 10 बजे और सुबह 6:45 को उठ जाता हूँ। छुट्टी के दिन क्या, लेकिन छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन क्या? छुट्टी के दिन मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, किसकी खुशी में? मतलब 10:30 बजे या सोता हूँ। अरे लेकिन किसकी खुशी में? मेरा हॉलीडे हो, संडे हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, 12 to 5 पीरियड, नो चेंज। और तभी मैं 8 to 9 में उठता हूँ। देखिए, कल संडे है तो क्या करेगा प्रहर? उठ जाऊंगा 7 to 8 में। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा के पूछना के पहले रुद्र एंड विश्वामित्र, आपको अभी ये सब प्रेयर आ गया है? रजनी दादा, एक मिनट प्रहर, हाँ सब प्रेयर आ गए आपको? तीनों प्रेयर आती है? नहीं, अभी तो ट्राई तो कर रहा हूँ, लोग हाफ हाफ आते हैं। और सत साधन तो आपको आता है? हाँ सत्संग आता है, नहीं वो भी नहीं आता। तो ये अभी आपको एक वीक मिलेगा। नेक्स्ट सैटरडे आपको एग्जाम लेने वाला है दीपक दादा। ओके, तीनों प्रेयर में और सत साधन में। विश्वामित्र, और आपको टाइम टेबल बनाया है रुद्र घर के लिए? हाँ, नहीं अभी तो नहीं बनाया। ओके, तो करके भेज देना। विश्वामित्र, ओके। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं, कीजिए, अनम्यूट करो।
अपने कंप्यूटर में अनम्यूट करिए। ओके विश्वामित्र, ठीक है। तो ये कश्यप भैया से ये तीनों प्रेयर, टाइम टेबल और सत्साधनों सीख लेने का एक हफ्ता के लिए। ओके कश्यप भाई, आपको क्या क्वेश्चन है, बोलिए। नहीं, क्वेश्चन नहीं है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि दीपक दादा ने कहा कि हम लोगों को स्ट्रिक्टली पढ़ने में हम लोगों को सिंसियर बनना पड़ेगा, हमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और हमको आज जो कराया वो आज ही करके हमको सोना होगा और हमको डेली जल्दी उठना होगा, तो हम एग्जाम के दिन हम कोई टेंशन नहीं होगा हमको। राइट, तो संडे स्पेशली सेम फॉर स्केड्यूल फॉलो करने का। ओके प्रहर, जय सच्चिदानंद, मुझे ये बोलना था कि कल मेरी ओलंपियाड की एग्जाम है, तो आप सभी मुझे आशीर्वाद देना कि मैं मेरा बेस्ट करूं। ओके ठीक है। आप अच्छा तरह से पढ़ाई किया है? हाँ। ओके, तो हमारे तरफ से आपका पुत्र दीपक आनंद जी, मीनेश आनंद जी, सबसे तरफ से लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, एंड जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये सब वडीलों के मात्मक से सब ऐसे आपको ब्लेसिंग देता है कि नंबर 1 आ जाएगा। ओके हाँ। पिताक्षी बाबू, क्या बोलने का आपको? सर मेरा क्वेश्चन है दीपक दादा से। एक मिनट। ओके और दीपक दादा से आप पूछिए। सही दीपक दादा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम बड़े हो के हमें कुछ बनना हो तो हमें डॉक्टर बनना का या इंजीनियर बनना, दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी फील्ड में जाओ वहां एक्सपर्ट होना है, तो लोग आपको आदर से, रिस्पेक्ट से देखेंगे। ऐसे डिब्बे रहेंगे ना तो नीचे रहना पड़ेगा। नीचे बहुत लोग होते हैं, ऊपर टॉप पे आप अकेले ही होंगे। कोई भी एनी फील्ड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेडिसिन लो, इंजीनियरिंग लो, फार्मेसी लो, कुछ भी लो, बिजनेस लो, कुछ भी लो, अगर आप परफेक्ट हो गए तो आपको सफलता मिलेगी ही। और एक्सपर्ट को हम ढूंढते नहीं है, कोई भी फील्ड में इसके एक्सपर्ट कौन है ढूंढते हैं, आप समझ गए। और एक्सपर्ट को दुनिया भी आदर से देखती है और आपको भी पूरा संतोष मिलेगा कि यू हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज का समझते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए मैं अपने आप को बोलता हूं नो नॉनसेंस, चलेगा नहीं तो मैं ही खुद डंडा मारूंगा अपने आप को। खुद को कभी ऐसा डंडा मारा? नहीं मारा था। दूसरे मानी, हम तो बहुत सॉफ्ट है ना, टेंडर कोकोनट, वो चलेगा नहीं। दादा भगवान ने कुछ सिखाया था ना। तो अरे एक बार बताता हूँ, एक अच्छी बात है, वो शायद उनको याद होगा। हम भादरण गए थे और वहां जो महाराज थे ना, वहां दादा भगवान ने बोला त्रिमंत्र बुलाओ। वो त्रिमंत्र सारा बोले, जय सच्चिदानंद नहीं बोले। दादा भगवान ने कुछ गलती हो गई? तो बोले हाँ हो गई। बोले जय सच्चिदानंद रह गया। तो बोले क्या करेगा? तो आप बोलो। तो बोले क्या? जमना हाथ की डाबा गाल पर, यानी दाहिने हाथ से बाएं गाल को और थप्पड़ मारो। और उनकी थप्पड़ की क्या जोर से आवाज आई थी। दादा कहा इतना जोर से? बोला नहीं, ये गलती तो नहीं चलेगी ऐसा करके। सही है मीनेशान जी? अरे बराबर, एकदम परफेक्ट। अरे बाप रे, तो दादा दूसरे उनका फिर गया था ऐसा करके। हम तो ऐसा मानते हैं, खुद को मानने बोले तो दूसरों को मानेंगे तो पूरा ताकत लगा के करेंगे। उधर ऐसा नहीं करना, ऐसा है। बच्चे लोग आज को बहुत अच्छा लेसन हुआ। अभी मैनेजर आप भी कुछ बोलिए
5 मिनट के लिए, बाद में बड़े का क्वेश्चन लेगा। तो दीपक जी ने बोला ना, ऐसा ही मेरा था, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती ही नहीं थी। और 12th में मैं पढ़ाई करता, सब ट्यूशन छोड़ दिया था, साइंस में था फिर भी। और मेरे मार्क्स कितने आए थे? 51% आए थे। तो फिर दादा भगवान ने किसी को बोला, केशवानंद जी को बोला था कि भाई या तो डिग्री होगी तो ही हम आपका पुत्र बनाएंगे। तो मुझे लगा, भरतान जी ने मैसेज लिख के भेजा, ऐसे सत्संग में बात हुई थी, तो मुझे तो शौक लग गया कि ये क्या हो गया। फिर दादा भगवान तो आप तो पुत्र बनाएंगे नहीं, तो मुझे तो आप तो पुत्र बनना है। तो फिर लगा कि अभी डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल गया। एग्रीकल्चर तो आप जानते हो ना, डिफिकल्ट कल्चर। इजी कल्चर जानते हैं आप? नहीं, समझ में नहीं आया? नहीं, क्या बताया? एग्रीकल्चर की मैंने डिग्री लिया था। एग्रीकल्चर तो वो एग्रीकल्चर बोलते हैं, डिफिकल्ट कल्चर। जिसको अंगूठा से उसको पढ़ना नहीं आता तो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। लेकिन उनको गलती से गोल्ड मेडल मिला था। चलो, गलती क्या हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपके जैसा ही था। क्या बात करते हो? हाँ, मेरा जूलॉजी की फर्स्ट क्विज में 10 में से 1 मार्क आया था। माय गॉड। और मेरे पापा ही मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। क्या बात है, कितना अच्छा है परफॉर्मेंस। हुआ था ऐसा कि रात को 12:30-1 बजे तक टेबल टेनिस की प्रैक्टिस किया। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट आ रही थी वो। लो, रात को रूम में आके सो गया, हॉस्टल में रहता था। तो पापा ने जानबूझ के हॉस्टल में रखा था अनुभव लेने के लिए। तो फिर सुबह में रूम पार्टनर उठा कि मिनस आज एग्जाम है। मैंने बोला कौन सा सब्जेक्ट के? तो बोला कि जूलॉजी की एग्जाम है। तो किताब लेके बैठा, वो नाम याद रहता था क्योंकि उसको साइंटिफिक नेम भी याद रखना पड़ता है ना। बहुत बड़े बड़े नाम होते ना। हाँ, तो वो ग्रीक में नाम होते हैं, तो नहीं भी इंग्लिश नाम याद होता, नहीं साइंटिफिक नाम याद रहता था। क्या हुआ, 10 में से 1 मार्क आ गया। तो फिर दादाजी ये बताया था कि भाई डिग्री होगी तो हम आपको आप तो पुत्र बनाएंगे। तो फिर झटका लगा और संजोगवशात मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप भी लेना पड़ा। तबियत सेहत बराबर नहीं थी। तो फिर डिसाइड किया कि अभी पढ़ने का है दोबारा, तभी ये गलती कभी रिपीट नहीं करनी है मुझे। तो बाद में ये जो आप बोल रहे हैं कि बाद में गोल्ड मेडल लिया, वो तो बाद का रिजल्ट है, पहले सेमेस्टर वाला रिजल्ट नहीं है। करेक्ट। रिपीट करने के बाद, मार खाने के बाद अनुभव में से तारण निकाला, तभी पता चला कि अभी दोबारा मार नहीं खानी है ऐसे। फिर भी चौथे सेमेस्टर में थोड़ी मार खा ली थी। चौथे 4th सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क की कमी से मेरा ये ग्रेड चला गया था। उसकी वजह से केवल 2 गोल्ड मेडल चले गए थे मेरे, ज्यादा नहीं गए थे। क्या गए? 2 गोल्ड मेडल मैंने लूज कर दिया। मेरे फर्स्ट रैंक की यूनिवर्सिटी, उसकी जगह 2nd रैंक हो गई 1 मार्क की वजह से। बराबर। तो कितना लगेगा? इसीलिए एक कदम गलत बचने के लिए हजारों कदम चलने पड़ते हैं। तो मैं, पापा प्रिंसिपल थे, फिर भी उनको बोल भी नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। मैं कुछ भगवान को भी मैं नहीं बोलता था कभी, क्योंकि दादा एग्जाम में विधि करके तो अभी ये यूनिवर्सिटी की गलती है, आप विधि करो कि सब सुलझ जाए। वैसे भी पापा आपके स्ट्रिक्ट ही थे ना। हाँ, पापा मुझे पूछते भी नहीं थे क्या रिजल्ट आया, उनको तो पता चल ही जाता था ना। ऑनलाइन नहीं था, फिर भी पता तो चल जाता था। कभी पूछा मुझे क्या रिजल्ट आया। लेकिन पापा का डर इतना लगता था कि वो पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी पड़ती थी। ये तो पापा को सामने बोलती है मोनिका। नहीं, मैं भी बोलता था, लेकिन कॉलेज में प्रिंसिपल के सामने बोलता, घर पे पापा के सामने नहीं बोलता था।
हाँ, माय गॉड, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। कॉलेज में प्रिंसिपल को जो कुछ भी बोलने का होता था वो आसानी से बोलता था। पापा मम्मी को तो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पर कॉलेज में तो प्रिंसिपल थे ना, पापा नहीं थे ना तभी। वो सही है, लेकिन घर आके मैं बेटा का रोल करता था, पापा भी पापा का रोल करते थे, तभी प्रिंसिपल का रोल नहीं करते थे। करेक्ट, वेरी गुड। वो एक मुझसे नहीं बोलते थे कॉलेज में ऐसा क्यों किया मेरे सामने। ओके मिनेशन जी, अभी क्वेश्चन है जिया दीदी का। जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं कल से ना नवोदय में मीन्स हॉस्टल में जाने वाली हूँ, तो मैं सत्संग अटेंड नहीं कर सकती, तो फिर मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं दादा के ज्ञान में रहूं। फोन नहीं होगा आपके पास? हाँ, फोन नहीं होगा आपके पास? नहीं, वो नवोदय में फोन नहीं रखने देते। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, घर पर कभी जाओगी? अब उत्तरायण पे 3 days। अच्छा अच्छा, ठीक है, फाइन, टेक केयर। हमारे बहुत आशीर्वाद। ये सब जो सत्संग अटेंड किया है उसको रूमिनेट, क्या बोलते हैं, वागोड़ना, याद करके तो अपने आप को संभालो। हाँ, प्रहर क्या बोलना था आपको? जिया दीदी कहाँ जा रही हैं? केंद्रीय विद्यालय नवोदय। ओके बच्चे लोग देखो, अभी कुछ मौलवी से कुछ कोई नया आया है, उसके साथ बात करेगा, पर उसके पहले आज और कल का सत्संग में सिंसियरिटी सिंसियरिटी सिंसियरिटी, तो देखो अभी से सिंसियर होता है। निमेश दादा ने क्या बताया को, अभी से आप सिंसियर होगा तो बड़े होके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए प्लीज तो रिपोर्ट लिखो, सिंसियरली लिखो और भेजो। अभी देखो मौलवी का कौन आया है, मौलवी का काजल बहन कौन आई है आपके साथ? આ છે ને મારા દિયરની બેબી છે, એટલે એને પણ કંઈક કેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ, આજે મેં બધા બાળકોને સત્સંગ કરતા જોયા, એટલે મને પણ કઈક વાત કહેવાનું મન થયું, એટલે જય સચ્ચિદાનંદ. તારું નામ શું છે? જીયા. जिया, तेरी उम्र? जिया। उम्र JIY है कि JIY? JIY. તો બે થઈ ગયા જો જીયા. સારું સારું, બોલો બેટા. તારું ઉંમર કેટલી છે? 9 વર્ષ. 9. ઓકે 9. હવે બોલો શું કેવું છું? મારે પેપરમાં ઉત્તમ જોઈએ તો મારે શું કરવાનું? શું કરવાનું? પ્રશ્ન શું છે? મારે પેપરમાં ઉત્તમ જોઈએ છે, એટલે મારે શું તો કરવાનું? સારા માર્ક્સ લાવવા જોઈએ મિનેશ આનંદજી. देखिए, आपको पेपर में अच्छे मार्क लाना तो दीपक जी ने अपना अनुभव बताया ना, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा भी अनुभव ऐसा ही उनके जैसा, लेकिन मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था। नहीं, टाइम टेबल बनाने के पीछे आशय क्या है आपको पता है? नहीं, आपकी सिंसियरिटी बढ़ जाएगी, आपको पता चलेगा कहाँ आपने आप वीक पड़े, कहाँ आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, वो पता चलेगी। और जो सब्जेक्ट वीक है ना उनको समय ज्यादा देना है, जो सब्जेक्ट अच्छे ही है, आप नेचुरली यू डूइंग गुड, तो उसमें कम समय देंगे तो चलेगा, तो वो सब बैलेंस हो जाता है फिर। तो टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि आप स्कूल से आते हैं, पहले होमवर्क कर लो, थोड़ा खेलो, जो तो दोबारा आप रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो। आगे जाके जब एग्जाम आएगी तब आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपका बोझा कम हो जाएगा उस टाइम। बात ख्याल में आती है? खेलने के लिए आपको एग्जाम के टाइम में भी खेलने का टाइम मिलेगा आपको। ખબર પડે છે તને?
तो दीपक आज नहीं पता, मैं 2 घंटे पहले एग्जाम के दिन 2 घंटे के पहले किताब बंद कर देता, पढ़ना बंद कर देता था। नहीं बताता मैं ये क्योंकि मैंने देखा कि लोग आखिर दम तक वो पढ़ते रहते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं। बोले अपने पढ़ाई की है, सारा साल इतना हार्ड वर्क किया है, तो अपने में विश्वास नहीं है, तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो बात समझ में आई आपको? जी हाँ। समझ में आई? और आप सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? अभी आपको सत्संग में आना, दररोज आएगा तो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने आज खबर पड़ी। क्या बोला? बाळकोनो सत्संग चाले छे। वो काजल बा ने आज ही बताया हमको। हाँ के हाँ उसने अभी आना। नहीं तो अपने घर से आप उनके साथ रहते हो, अलग रहते हो? बोल पाछू अलग बोल। अलग रहते हैं। हाँ तो पापा मम्मी को बोलना ये सत्संग अच्छा है, मेरे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे और मुझे 3 महीने का टाइम दो, फिर मेरा देखो रिजल्ट क्या होता है। हाँ ओके। हाँ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों लोग, तो किसी को समराइज आज तो शब्द समराइज किया, किसी को कुछ ऐड करने का है? दीदी दीदी कुछ ऐड करने का? जय सच्चिदानंद। हमें कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है और रोज का रोज काम करने का, फिनिश कर देने का, जो स्कूल में कराया हो या कोई भी फील्ड में हमें जो रोज कराया जाता है वो रोज ही पता देने का। वेरी गुड। ये बच्चे लोग सब पोस्ट करो। तो कश्यप आपने अभी पोस्ट नहीं किया है, सब पोस्ट आपको पोस्ट करना। ओके पिताजी? ओके ओके जय सच्चिदानंद। एक लास्ट बात ऐसा बताया, एक कहावत है, काल करो सो आज, आज करो सो अब। उसका मतलब समझा देना मुझे जरा। श्रिया क्या कहती है? मैं तो सिर्फ समराइज मैं तो समराइज करने ही जा रही थी। Radhika, she wants to summarize. ओके बोलो। हम जो एग्जाम के पहले बहुत स्टडी करते हैं तो हमको ट्रस्ट रखना चाहिए कि एग्जाम में हम आगे बढ़ेंगे और मार्क्स आएंगे कि नहीं। जो हम दादा के ज्ञान में रहेंगे तो फिर लाइफ में ट्रबल्स नहीं आएगा हमको। जय सच्चिदानंद। ओके वेरी गुड। अभी आप इधर और रोजाना प्रणव आपको क्या बोलने का? हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे समरी में ऐड करना था। बोलो बोलो बोलो। समराइजन। हाँ तो जैसे दीपक दादा ने पहले भी बोला कि पहले बोला था कि टाइम पे उठने का और टाइम पे सोने का, और जो भी काम करे वो टाइम सर ही करने का है। मतलब हमें वो पहले थोड़े दिनों के पहले भी बताया था ना, टाइम इज मनी। ओके वेरी गुड। और मुझे एक बात भी बोलनी थी। अभी दीपक दादा ने बोला कि वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उस वो काल कोने दी थी छे वो वाला कविराज ने पद भी है। कविराज करेक्ट। आपको पद आता है? काल 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 क्या रे आवती नाथी,
आज 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 आ दादा रे काल कोणे दीठी छे. Very good, Prahad. Okay. Jai जय Sachidanand, everybody. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Jai Sachidanand. Okay. दादा रजनी दादा. Gitaben. जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब. जय जय सच्चिदानंद मिनेश सच्चिदानंद. आनंद जी साहेब. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी साहेब. जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी आ बुक नंबर 35 તારીખ 21/6/73 નટુભાઈ ને ત્યાં એટલું જ લખ્યું છે. એમાં પેજ નંબર નથી. ના નથી લખ્યું. ઓકે ઓકે ફાઇન. અને નીચે આપણું પેજ નંબર 61 of 101. ઓકે પેરેગ્રાફ. બાઇન્ડિંગ નંબર 1313 પેરેગ્રાફ ઉપરથી બીજો. સાહેબ જરા મોટું છે, 2-4 લીટી વધારે છે એમાં. હા વાંધો નહીં, બોલો. દાદા ભગવાન કે છે કે વ્યવહારમાં પેઠો એટલે ડેવલપમેન્ટમાં પેઠો ત્યારે તે શૂન્ય સ્વરૂપે હોય છે અને ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપે હોય છે. જેમ જેમ ડેવલપમેન્ટ વધતું જાય તેમ તેમ પૂર્ણ સ્વરૂપ ઘટતું જાય. વિભાવિક રીતે જીવ જ્યારે શૂન્ય સ્વરૂપે હોય છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે પૂર્ણ સ્વરૂપે હોય છે. પૂર્ણ અને શૂન્ય કેવી રીતે? મૂળ ભગવાનનું સ્વરૂપ પૂર્ણ સ્વરૂપે હોય છે ને સંસારનું સ્વરૂપ શૂન્યથી ડેવલપ થતું થતું પૂર્ણ તરફ જાય છે. ભક્તિ માર્ગે જ્યાં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે ભેદ હોય છે, આમ પૂર્ણ સ્વરૂપે પહોંચતા છેલ્લે સહેજે જ્ઞાનીના દર્શન થતા જ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે ભગવાન શૂન્ય રૂપે હોય છે. સંસારનું પ્રાકૃત સ્વરૂપ પૂર્ણ સ્વરૂપે હોય ત્યારે ભગવાન શૂન્ય સ્વરૂપે હોય. આમ બંને આમ સામે હોય છે, પણ જ્ઞાન સહજતા એ શૂન્ય સ્વરૂપનો પૂરો ખ્યાલ રાખીએ સ્વભજનાએ સંસારમાં શૂન્યમાંથી પૂર્ણ થવાનું છે. સાહેબ આમાં દીપકાનંદજી સાહેબ આમાં એક એક લીટી જરાક સમજાવો ને, દાદા ભગવાન શું કહે છે? मिलेशान जी हिंदी में है आज. ओके नो प्रॉब्लम. तो यहाँ दादा भगवान बात समझाना क्या चाहते हैं? हाँ जी. हाँ कविराज ने लिखा ना केसरिया वीणा या हो, उसमें हाँ. लाइन आती है शून्य हाँ, છે તત્વથી જે પૂર્ણ છે પર્યાયથી છે. हाँ શૂન્ય છે અદ્વૈતથી છે, પૂર્ણ છે દ્વૈતથી છે. हाँ जी. એટલે આની સાથે આ કોરિલેશનમાં આવે છે આખું. ઓહો. हाँ हाँ તો हाँ. કવિરાજે આખું પદ્માવણી લીધું. हाँ જો વચ્ચેના ભાગમાં આવે છે દીપકાનજી હાઇલાઇટ કર્યું. बेसरिया કવિરાજે હાઇલાઇટ કર્યું. हिंदी हिंदी हाँ. हिंदी. हाँ वही चेंज किया मैं. शून्य से तत्व से जो पूर्ण है पर्याय से वो. तत्व से शून्य क्या थे? भाई व्यवहार का भाग है तो तत्व से पूर्ण शून्य रूप से है. हाँ जी. अभी यहाँ जो पर्याय की बात की वो व्यवहार के पर्याय की बात है. हाँ. जो भी क्रिया बन रही है उसमें कितने सारे फेजेस होते हैं. हाँ जी. तो दादाजी अभी जो पर्याय की बात कर रहे हो वो क्या है कि उसका बिगिनिंग से लेकर एंड तक के सारे फेजेस की बात कर रहे हैं. बरोबर बरोबर. मिट्टी है, मिट्टी में से वो कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको हाँ, पकाता है, हम्म वो घर पे लाते हैं हम,
उसका प्रयोग उपयोग करते हैं, बरोबर. जाता है, टूटने के बाद उसमें से छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, फिर टुकड़े बनते हैं, हाँ फिर जी. वापस दोबारा उसमें से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वहां तक के सारे पर्याय दिखते हैं उनको. हाँ हाँ इतना क्योंकि तत्वों से वो पूर्ण है, इसलिए. हाँ. अभी यहाँ दूसरे जो सेंटेंस में बात बताई वो रिलेटिव रियल के संदर्भ की बात बताई है. हाँ. शून्य से अद्वैत थी है. ना. अद्वैत मीन्स मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ. और द्वैत मीन्स मैं मीनेस हूँ. हाँ. तो शून्य है अद्वैत से, पूर्ण है द्वैत से वो. देखिए यहाँ व्यवहार मार्ग में जो आत्मा की कल्पना परिकल्पना की गई है, जो माना हुआ है, या तो आत्मा को पकड़ के बैठेंगे या व्यवहार को पकड़ के बैठेंगे. हाँ. किसी एक पक्ष में बैठे रहेंगे. हाँ जी. या तो द्वैत के पक्ष में बैठेंगे या अद्वैत के पक्ष में बैठेंगे. अभी दादा देखो यहाँ कैसा संयोजन कर दिया, कॉम्बिनेशन बनाया, और एग्जैक्टनेस खुली की है यहाँ. ठीक है, अकेला अद्वैत भी नहीं चलता है, अकेला द्वैत पण नहीं चाले. अकेला द्वैत भी नहीं चलता है. क्यों? द्वैत द्वैत. उसके नीचे की लाइन में दिखा है उसका अद्वैत छे तत्व थी जे पूर्ण छे द्वैत थी थे. ठीक है, द्वैता द्वैत है. जहां तक ये मन वचन काय के साथ का व्यवहार है, वहां तक द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में है. बात ख्याल में आ रही है? हाँ આવી. હવે મિનેશ આનંદ સાહેબ, આપણે આ જે પેરેગ્રાફ છે ને, अभी वो पैराग्राफ के ऊपर ही जा रहे हैं हम. હા, હવે આ પેરેગ્રાફમાં મને થોડુંક આપો ને પ્રકાશ, થોડુંક સમજાવવાનો કે વ્યવહારમાં પેટો એટલે ડેવલપમેન્ટમાં પેટો, ત્યારે શૂન્ય સ્વરૂપે હોય. એમાં આપણે સમજ્યા દ્વૈતાદ્વૈત સ્વરૂપમાં પણ સમજ્યા, પણ આમાં પણ થોડુંક प्रकाश आपो ने साहब. यहाँ बात क्या समझने की, दीपक जी रखो प्रेम, यहाँ मेन बात समझने की क्या है हमें? हाँ जी. कि व्यवहार में बैठा मीन्स व्यवहार में एंटर हुआ, तब से डेवलपमेंट में एंटर हुआ. सेकेंद्रीय जीव से लेके पंचेंद्रीय जीव में भी जहाँ तक मनुष्य में नहीं आए, वहां तक उसका डेवलपमेंट तो चलता रहता है ना. हाँ, एक इंद्रिय बे इंद्रिय शुरुआत जीरो से हुई. हाँ. और आगे बढ़ता जाएगा. हाँ जी. हाँ, ये समझिए. हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट में शून्य में स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, समझने के लिए करेक्ट. अभी जहां तक हम व्यू पॉइंट पे वर्तुल है, वर्तुल के सर्कमफरेंस पे हम वहां तक क्या होगा, जो दृष्टि बिंदु है, जो व्यू पॉइंट पे हम है, उसके आधार पे हम बात करेंगे ये सही है गलत है. व्यू पॉइंट से बात करेगा. हाँ. हाँ. हाँ तो जी. डेवलपमेंट में है वहां तक वो व्यू पॉइंट में हम. हाँ. और जहां तक व्यू पॉइंट में से हम बाहर नहीं निकले, सेंटर में नहीं आए, वहां तक पूर्ण हो गए नहीं. ना ना नहीं था. लेकिन आप भी आगे क्या बताते हैं कि व्यवहार में एंटर हुआ तब से डेवलपमेंट में आया. व्यवहार में आया तब कहाँ से शुरुआत है? शून्य से शून्य रूप से शुरुआत होती है. तो भगवान पूर्ण रूप से होते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं. जैसा जैसा डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे पूर्ण स्वरूप कम होता जाता है. आप पूर्ण स्वरूप के आगे बढ़ रहे तो उसमें जो गैप है, पहले 0 से 360 डिग्री का गैप था, तो 360 पे आने के बाद ही आप सेंटर में जाते हैं. ठीक है. अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है उतने आप सेंटर की ओर आगे बढ़ रहे हैं. हाँ. हाँ, बरोबर. बराबर है. विभाविक रीत से जीव जब शून्य रूप से होता है, तभी स्वाभाविक रूप से वो पूर्ण स्वरूप होता है.
होता है। हाँ विभागिक रूप से मीन्स मैं मीनस हूँ, वहां तक मैं शून्य स्वरूप हूँ। हाँ जी। मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ तो मैं पूर्ण रूप से हूँ। पूर्ण स्वरूप। हाँ हाँ समझे। हाँ और संसार का स्वरूप शून्य से डेवलप होता होता पूर्ण की ओर आगे बढ़ता है। बरोबर बरोबर। तो भाई क्वालिटी है ही नहीं, धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी आती जाएगी, गलत क्वालिटी का पक्ष छूटता जाएगा, चल जाएगा। हाँ जी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। आगे बढ़ेगा। हाँ जी। तो पूर्ण और शून्य कैसे? तो मूल भगवान का स्वरूप पूर्ण रूप से होता है। हाँ पूर्ण स्वरूप। हाँ जी आत्मा है पूर्ण रूप से, बरोबर। हमारे भीतर जो भगवान है पूर्ण स्वरूप। रूप से, अंश रूप से नहीं, पूर्ण रूप से है। पूर्ण स्वरूप। हाँ हाँ हाँ, और संसार का स्वरूप शून्य से डेवलप होता होता पूर्ण की ओर जाता है। जाता है, જાય છે। हाँ भक्ति मार्ग में जहाँ भक्त और भगवान के बीच भेद है, हाँ भेद होता है, भेद होता है। हाँ 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 मैं भक्त और भगवान आप अलग है, तो दोनों के बीच में भेद रेखा हो गई ना। भेद हो गया। हाँ जी। अभेद अभेद नहीं हुए, भेद है, आप अलग और मैं अलग। ऐसे पूर्ण स्वरूप तक पहुंचने में पहुंचते पहुंचते लास्ट में ज्ञानी पुरुष के दर्शन होने के बाद पूर्णता की प्राप्ति होती है, हाँ अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। થાય છે। हाँ और जब भगवान शून्य रूप से होते हैं और तब भगवान शून्य रूप से होते हैं। શૂન્ય રૂપ से હોય છે। रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस और रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा, ये डिमार्केशन हो गया। हाँ हाँ तभी क्या हो रहा है, तो मीनस की सारी कमजोरियां हमें दिखाई देती है, सारी गिल्टियां दिखाई देती है। दिखाई देगा सारी और मिस्टेक। किसको चुपती है? कि मीनस को ही चुपती है। तो मीनस क्या करता है, देखो उसका यथार्थ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके छूटने का प्रयत्न, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। करेगा। हाँ हाँ तो क्या होगा, तो भगवान और भक्त के बीच की जो भेद रेखा है, वो भेद रेखा मिटती जाएगी, भेद मिट जाएगा। संसार का प्राकृत स्वरूप पूर्ण स्वरूप से हो, मैं ही मीनस हूँ, ऐसी जहां तक मान्यता थी, तब भगवान की वैल्यू कितनी थी? हमें 0 थी। मैं ही मीनस हूँ, रियल व्यू मैं मीनस हूँ, ऐसा मानते थे। पहले ऐसे ही मानता था। हाँ इसलिए वहां भगवान शून्य रूप से होते थे। ऐसे दोनों आमने सामने होते हैं। પોતે શૂન્ય તો સામેના ભગવાન પણ શૂન્ય એમ માની લે છે। अभी यहाँ मीनस का अहंकार शून्य हो गया, हाँ तो लघुत्तम भाव खुला हो जाएगा। हाँ तो वो खुला थी। जैसे लघुत्तम भाव खुला हुआ तो सामने रियल में गुरुत्तम पद माला लेकर, फूल माला लेकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार होगा। करेक्ट करेक्ट। बराबर। हाँ जी। ऐसे दोनों आमने सामने होते, ज्ञान सहजता से। शून्य स्वरूप का पूरा ख्याल रखे, शून्य स्वरूप का पूरा ख्याल रख के स्व बचना से संसार में शून्य से पूर्ण होना है। बराबर है। हाँ हाँ देखो उसके लिए ये स्केच दिखाया है। हाँ विभागिक दशा और स्वाभाविक दशा दोनों के बीच में कैसे टिल्टिंग होता है, झुकाव होता है। हाँ ये यहाँ समझा है। हाँ रियली समझाયું સરસ। विभागिक दशा थी, वहां तक शून्य थे, और आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञानी पुरुष के दर्शन होते हम पूर्ण की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सा पूर्ण? तो कि भीतर का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, खुला हो जाए। हाँ हाँ तो भगवान पूरे प्रकट हो गए, तो फिर बाकी रहा क्या? ना પછી કઈ ના રહ્યું બાકી। तो क्या ये बात समझने की है? हाँ भगवान पूर्ण स्वरूप व्यवहार में शून्य हो गया, लघुत्तम भाव खुला हो गया। અને
गुरुत्तम पद જેમાંથી ગુરુત્તમ પદ પ્રાપ્ત तो सामने गुरुत्तम पद तैयार है, हाँ फूल लेकर पहनाने के लिए तैयार है, आपको हार पहनाने के लिए। બરોબર હા 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 સમજ આવ્યું बराबर। हाँ जी साહેબ સરસ સમજ આવ્યું દીપકાનંદજી આપણે કઈ કેવું થોડું દીપકાનંદજી यस यस हाँ जी बोला? सोच में पड़ गया, सॉरी। हाँ कहीं नहीं। आपको कुछ बोलना है दीपकांत जी? यस, इधर क्या बताया है, संपूर्ण व्यवहार से संपूर्ण निश्चय। हाँ ये व्यवहार का जो डेवलपमेंट बताया है ना, वो अहंकार का डेवलपमेंट है। वो पूरा अहंकार पूरा डेवलप होने के बाद वो शून्यता को पाता है, जब स्वरूप ज्ञान मिलता है तो। हाँ इसीलिए और वो होने पर वो पूर्ण व्यवहार यानी जीरो अहंकार हो जाता है, लघुतम। ये बात है। हाँ ये लघुतम बस दूसरी तरह से बात समझो कि क्रमिक मार्ग में क्या देखा, अहंकार से अहंकार की शुद्धि करने की है। हाँ जी। शुभ अहंकार से अशुभ अहंकार को काटने का है। एक ऐसा करते करते लास्ट में शुद्ध अहंकार खड़ा रहता है, बाकी रहता है। और गुरुत्तम सामने। ये क्रमिक मार्ग में क्या है, लास्ट में आत्मज्ञान खुला होता है। मैं शुद्ध बंद तो उसमें लास्ट में होता है। सब अहंकार शुद्ध करता 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 छेले आवे। हाँ शुद्ध। यहाँ सारा डेवलपमेंट अहंकार का ही है। लेकिन क्रमिक मार्ग में क्या है कि कर्ता पद के बाण के साथ की क्रिया है सारी। सच्ची बात। मैं ही मीनस हूँ, उस मान्यता के साथ ही मीनस का प्योरिफिकेशन करने के प्रोसेस में चल रहा है। हाँ वो मान्यता लास्ट तक रहता है उसको। और लास्ट तक उसमें चढ़ा उतार रहते ही है। रहता ही है। हाँ हाँ जी। यहाँ दादा भगवान की कृपा से हमें शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हो गई। हो गई। हाँ। इससे अभी फोकस कहाँ था, फाइल नंबर 1 पर करने का। अंतस्करण पे। जहाँ जहाँ उसकी कमजोरी है, वीकनेस है, गलतियां है, वो सारी दिखती है, उसको चुपती है मीनस को, वो उसका निकाल करता है। दोनों के बीच में बराबर। हाँ जी बराबर। अहंकार टॉप ऊपर जाता है, पूरा कर्ता भाव वाला, फिर समझ में आता है, वहां से पूरा जीरो होता है। जीरो कर्ता भाव तो केवल ज्ञान पूर्णता है, ज्ञान ही। हाँ जी हाँ जी। ओनली मीनेशान जी, आप तो सूत्र है ना। हाँ। ज्ञानज, ज्ञान, वही केवल ज्ञान है। ठीक है। यार अहंकार जीरो हो गया मीन्स क्या होगा, तो प्योर अहंकार मीन्स क्या है, उधर मैं शुद्धात्मा, मैं निरालम दशा की बात है। उधर शुद्धात्मा की भी नहीं, उससे आगे की भी निरालम दशा की बात है। राइट। निरालम दशा कब खुलेगी, तो केवल ज्ञान होगा तभी। हाँ। अभी कुछ बाकी रहेगा ही नहीं ना। नहीं बाकी रहे कहीं ना, केवल ज्ञान थई जाए। इससे दादा ने बताया हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो पोटला होता है सहज गठरी। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है ना। और हिंदी का मुहावरा इतना है ना बोलने का ना। और बड़ा अच्छा ये जाने का है, तो गठरी को कहीं पे भी रखो, तो गठरी चिल्लाते हुए मुझे ऊपर क्यों रखा, नीचे क्यों रखा, कच्चे में क्यों रखा, तो क्यों रखा, तो कभी नहीं बोलती है। तो उधर अहंकार है ही नहीं उसको। और हमारा अहंकार तो कितना खड़ा हो जाता है। अरे हाँ हाँ। अरे अभी कोई आके पिंचिंग करेगा ना, हमारे अहंकार को छेड़ेगा, तो भीतर खड़ा हो जाता है। यार मेरे साथ ऐसा क्या, मुझे ऐसा बोल रहा है, ऐसा कैसा कर सकता है। तो बड़ा नुकसान होगा तो कुछ नहीं होगा, तभी तो व्यवस्थित है। करेक्ट। और ऐसा छोटा पिंचिंग करेगा तो उधर खड़ा हो जाएगा कि मिनस हो जाएगा। मतलब डिस्चार्ज अहंकार में मेरापन पोतापना खड़ा हो जाता है।
फोकस फाइल नंबर 1 पे इसलिए रखने का कि वहां वो हमारे पर हावी नहीं हो जाए। जय सच्चिदानंद। और जस्ट लास्ट पॉइंट दादा लोगों ने बताया, जो आपको चाहिए मैंने हाथ में मोक्ष दे दिया है, अभी धीमे धीमे समझते जाओगे तो आपको पता चलेगा और अनुभव में आएगा कि मैं ही दादा भगवान हूं करके, और आज्ञा में वो आसानी से पूरा जवाब दे दिया है। 5 आज्ञा ऐसी है कि आपको दादा भगवान, आपके भीतर का दादा भगवान रूप खुला हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण भीख चली जाएगी हमारी। दादा दादा खुद ऐसे थे, वो कुबेर भंडार में उनके सामने कुछ नहीं। बिल्कुल। यहाँ तो हम चम्मच लेके वो भी उल्टी चम्मच करके लेने गए थे, और दादाजी ने क्या किया, पूरा सागर दे दिया हमें, हमारी चमची में डाल दिया। अरे वाह। दरी चमची मेरे सरस। हमने तो चम्मच सामने आपको दिखाई कि इसमें जो भी देना आपको दे दो, तो आपने क्या किया, सारा सागर दे दिया। पूरा सागर दे दिया। कुछ बाकी रखा नहीं देने में। तो दादा को नहीं पता कि आप, मुझे तो 356 डिग्री का ज्ञान डाइजेस्ट हुआ, लेकिन मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो 360 डिग्री का कंप्लीट दे रहा हूँ। अभी आपका जैसा पुरुषार्थ, उतने आपकी डिग्री खुली हो जाएगी, ये डाइजेस्ट हो जाएगा ज्ञान आपको। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पुरुषार्थ हमारे हाथ में दे दिया है दादा भगवान। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा। तो उसका लाभ लेने का है हमें। ये फाइल नंबर 1 को छेड़ने का, तो दूसरे को नहीं छेड़ने का। इसको छेड़ने का तेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी तो दिखा ये करके। करेक्ट। विनय जी, हाँ, सत्संग और महात्माओं को छोड़ के जाना नहीं। हाँ, वो तो बहुत बेसिक चीज है। देखो, एक दादा भगवान ने 80 में खिस्सी भाई के घर पे बैठे थे, तभी समर्पण की जो बात बताई। हाँ जी। फिर वो समर्पण की बात बताने के बाद सभी को, जो तो बैठे थे, जो 5-7 महात्मा, वो सभी को दादा भगवान ने बताया कि भाई हम यहाँ से निकाल दे, आपको गेट आउट कर दे। तो क्या हुआ था कि हमारी आज्ञा हुई, आपको क्या करना है कि भाई वो दरवाजे से उम्र से बाहर जाने का, उमरानी बाहर जवान हो, और फिर वापिस आके पैर में पड़ के क्या बोलने का, दादा मुझे तो यहाँ ही जमेगा, मैंने तो यह साव लाख से तुम्हारे, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। करेक्ट। और साथ में दादा ने ये भी बताया था, महात्मा को कितने जागृत करते थे, क्योंकि आपको आपस में एक दूसरे को बोल के रखना, क्योंकि कुछ अंदर चुपता तो रहता नहीं, एक दूसरे का व्यवहार चुपता है कि नहीं चुपता है। तो गलती से ऐसा कुछ चुप गया तो क्या होगा कि अभी मुझे सत्संग चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं करना। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है, तो दादा ने क्या बताया, ज्ञानी पुरुष को मेरापन पोतापना होता नहीं है। इससे उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आप मुझे छोड़ के जाना मत, लेकिन क्या बताया, ये संग छोड़ के जाना मत। संग छोड़ के मत जाना। करेक्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ, सरस समझ में आ रही। संग छोड़ के मत जाना। हाँ, संग छोड़ के मत जाना। आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। अभी मेरा नसीब इतना अच्छा था कि दादा भगवान ने जब ये बात बताई तभी मैं उधर हाजिर था। तो दूसरे को आप तो पुत्र बता तो मैं नहीं मानता था। तो मेरा तो रिवॉर्डिंग नेचर था ना, बरवाखोर पे करती थी, तो ये सब बात तो मुझे तुरंत खड़ी हो जाती थी। तो तार मेरा ही ऑपरेशन कर दिया उसने, मुझे ऐसा लगा। ऐसा ही। करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैं आज अभी आपके सामने आशीर्वाद मांगने के लिए बैठा हूँ। અમારે આપની પાસેથી આશીર્વાદ માંગવાના છે। हमें सभी महात्माओं का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि हमारा सारा व्यवहार
आसानी से चलता रहे। જરૂર અમારા પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. और दूसरे क्या कि जो सब आड़े भर के लाया था वो आड़े सब निकल जाए, निकल गए. हाँ उसका पक्ष नहीं लो, इतने आपको जागृत करते रहने का। જરૂર સાહેબ, જરૂર સાહેબ. हाँ, जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद निमिषानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद નિકાંત ભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ વાત થઈ અને સહજતા એ જ મને આમાં દાદાની જે વિતરાગતા અને સહજતા જે કહેતા એમને જોઈને આમ લાગતું હતું એમની પ્રેઝન્સમાં એ બહુ અને હવે એટલે એ સહજતા થોડું સમજવું હતું. અને બીજું થોડા દિવસ પહેલા દીપકાનંદજી વાત કરેલી એટલે એમાં કહેતા હતા કે મહાવીર સ્વામી છેલ્લા 12 વર્ષની અંદર આઉટ ઓફ 365 ડેઝમાં બહુ ઓછું ફૂડ લેતા હતા, જમવાનું આહાર. એટલે number of time less than 365 days in 12.5 years. So humanly આપણા જીવન બોડી માટે આ જસ્ટ બુદ્ધિનો છે કે નહીં મને સમજ નથી પડતી, પણ બોડી ને એટલે એ સ્વપદમાં રહેતા હતા, શુદ્ધાત્મા પ્યોર ગુણમાં રહેતા હતા, એ શું હતું એ એટલે યુ નો એ સમજ નથી પડતી. मेन वस्तु समझना नहीं, मीनाक्षी जी जस्ट शॉर्ट में कह दे, ऐसा बताया है हम अगर एक दिन नहीं ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, लंच नहीं खाएंगे ना तो ऐसा हो जाएंगे, लेकिन वे तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और केवल ज्ञान होने पर तो और भी शरीर प्योर हो गया, पूर्णतः से प्योर हो गया. हम तो दुबले पतले हो जाएंगे अगर इतना ऐसा खाएंगे तो. और वे खाना नहीं खा के भी वो जितना शरीर हमारा नॉर्मल सहज होते जाता है ना, तो वो सब बाहर से ले लेता है. ये तो सब कमजोरी है, इसीलिए हमें खाना पड़ता है. अरे 3 या 5 बार खाएंगे ना तो भी कम पड़ता है अभी तो दिन में. तो क्वेश्चन वही है कि वो महावीर स्वामी જે કઈ whatever જે પણ ફૂડ આહાર લેતા હતા એમાં એ શું હતું, એ શું એટલે કેમ કે બોડીને તો જરૂર પડે પણ એ સ્વપદમાં રહેતા. That is our belief, present medical belief. 5 बार खाने पर भी भूख लगती है क्योंकि रस लुप्तता कैसी है, उन्होंने रस लुप्तता जीत ली थी और शरीर इतना एफिशिएंट हो गया कि इतनी खाने की जरूरत भी नहीं है. जैसे अच्छी गाड़ी होती है वो गैस कम लेती है ना, से अच्छी होती है. हाँ, जितनी एफिशिएंट गाड़ी है वो पेट्रोल कम लेती है, और जितनी गाड़ी वो ठीक नहीं है तो जो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है. ऐसा है. हाँ, हाँ. दादा 5 आज्ञा में बड़ा ये अच्छा दे दिया है, इसको होने दो, हमें सब अनुभव खुलता जाएगा. जैसे आवरण खुलते जाएंगे ना तो सबको दिखाई देने लगेगा, अरे क्या बात है, ये बात है, ऐसा होगा. होने दो उसको, होने दो उसको. सो जो 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 आ रहा है वो उसको प्राप्त संयोग का सुमेल रखकर क्षमता भाव से निकाल करना है. समझ. બરાબર. હા, થોડો ક્વેશ્ચન છે આગળ. આપણે જે સહજતાનો જે ગુણ જે છે એ હમણાં આગળ જે બેને વાત કરી તો એમાં જે સહજતા જે ગુણ જે છે બહાર એટલે એ પ્રકૃતિનો ગુણથી દૂર છે. સહજ સ્વરૂપમાં આવો ત્યારે શુદ્ધાત્મા પદમાં તમે સેટિન થાવ, તમે અમે એમાં અંદર અનુભવમાં થવા માંડે. એ મારે ક્વેશ્ચન આગળ છે એમને. तो बात समझो. हाँ, प्रकृति जितनी सहज होती जाएगी, हाँ, आत्मा तो सहज ही है. आत्मा तो सहज ही है. हाँ, वो तो हाँ. काम के लिए सहज ही है. देखिए आज सहज प्रकृति को करने के, आत्मा को सहज नहीं करने का. हाँ, सहज ही है वो. तो प्रकृति सहज करने के लिए रास्ता नहीं बताया. ये गरबा गाते हैं आप, माता जी की भक्ति करते हैं, Okay. आप आज्ञा में रहते हैं,
ज्ञानी पुरुष का निधि ध्यासन चलता है, उनकी चर्या देखते रहते हैं आप, तो वो धीरे धीरे आपको नॉर्मल बनाएगा, सहज बनाएगा। सहज होना नहीं पड़ेगा, वो परिणाम रूप से आपके चारित्र में आएगा, व्यवहार में। व्यवहार में हाँ, इतना ही समझने का है। મગર લાઈક બહાર જોઈએ ગુજરાતીમાં બોલું સોડ हाँ बोलो। આપડા બહાર તમે જાઓ તો આ ઝાડ છે, પાણી છે, પવન છે, એટલા અને પેલા બર્ડ્સ ને બધા એ લોકો એટલા બધા સહજ હોય છે કે એટલે એ લોકો કરતા બહુ સહજ છે, એટલે આઈ મીન બસ વયા જ કરે છે। अभी यहाँ बात समझो, बर्ड्स है, प्लांट्स है, वो सब सहज है, तो उनका सारा व्यवहार कौन चलाता है? हाँ, उसके अपने आप ही हो जाता है। नेचर व्यवस्थित शक्ति उनको सारे संजोग सप्लाई करती है ना। हाँ, उनको सोचना पड़ता है बारिश होगी कि नहीं होगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी सोचना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है। नहीं, वो सहज है, इससे उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो छोटा बच्चा होता है, वो सहज होता है, क्या सहज होता है? हाँ, सहज होता है वो। उसको कुछ करना है ना, उसका ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, सभी बड़े होने के बाद और भी सहज हो जाते हैं ना। बड़े होके बहुत असहज हो जाते हैं। इससे सारा करना पड़ता है। तो हाँ, सो कैसे सहजता में आए, कैसे वो स्वरूप ही है हमारा, मगर उसमें कैसा प्रोग्रेस करें हम। यहाँ क्या कि अहंकार जितना खड़ा होता है, जागृत होता है, उतनी असहजता बढ़ती जाती है। जागृति अभी यहाँ हम दादा भगवान का सारा व्यवहार देखते रहेंगे तो क्या होगा, उधर दिखाई देगा दादा का व्यवहार कितना नॉर्मल था, कितना सहज था। हाँ, सहज में दूसरी तरफ से बताओ तो 100% ड्रामेटिक। हाँ, ड्रामेटिक नहीं, बराबर नहीं लगता? आप समझाओ थोड़ू, વધારે समझ नहीं आवे। देखो, ड्रामेटिक व्यवहार है। हाँ, वो ड्रामेटिक व्यवहार रोल प्ले करने के स्वरूप से होता है कि उसमें बुद्धि का एडिशन करके हम करते हैं। हाँ, रोल प्ले करने के लिए तो रोल प्ले करते हैं, वो तो सहजता से ही होता है ना। सहज है तो रोल प्ले होगा ना। हाँ, आप नॉर्मल है, मोशन में है, तो आपका रोल प्ले अच्छी ढंग से होगा। आप इमोशनल हो गए तो रोल प्ले ढंग से होगा नहीं होगा। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? हाँ। दादा भगवान का महात्माओं के साथ जो, या हीराबा के साथ का जो सारा व्यवहार था, वो तो हम सभी को ऐसा लगता है कि दादाजी हमारे साथ कितना हार्टिली व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ कितना लगाव है उनको। सही मायने में देखो तो उनका 100% ड्रामा था हमारे साथ। मगर वो तो ऐसा ही लगता कि हमारे साथ ही बात कर रहे हैं। 100 बहुत टाइम वो ड्रामा करते ऐसा हमें पकड़ में नहीं आता था। नहीं आते थे। हाँ, नहीं आते था। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि दादा भगवान हमारे साथ ड्रामा कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते मैं। हाँ, फिर उनके दृष्टि बिंदु से देखो 100% ड्रामा था उनका। जो सारा व्यवहार हमारे महात्माओं के साथ था, तो दूसरे भी सभी के साथ था, ड्रामा था, ड्रामेटिक था, और फिर भी कितना सहज था। अच्छा, बात ख्याल में आ रही है? हाँ। सो उसका निधि ध्यासन और उसका वो सहजात्मा स्वरूप जे वो उसका गुण था, उनका जो हम देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमें दशा ख्याल में आएगी ना। दशा ख्याल में आएगी। दादा कहीं समझाने के लिए डांटते भी थे, कहीं प्यार से भी बताते थे, सब प्रकार का व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी भीतर उनको किसी प्रकार की चोट थी, पकड़ थी? नहीं थी। तो भीतर पूरी वितरागता के साथ का व्यवहार था।
बहुत बहुत अच्छा। सामने वाला कितना करीब का है कि कितना भी दूर का है, हाँ पैसे वाला है कि गरीब है, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं था ये करीब है कि दूर है वो। हाँ क्यों? क्योंकि उनको तो सभी के साथ अभेदता थी कि भाई ये मैं ही हूँ, दूसरा हूँ ही नहीं। हाँ तो मुझे हाँ मेरे साथ ही व्यवहार करना है तो हर्टिली करूंगा ना, पूरी सिंसियरिटी से ही करूंगा ना। हाँ हाँ क्योंकि ये बात हमें समझ में आए तो हमारा व्यवहार भी अपने आप नॉर्मल होता जाएगा, सहज होता जाएगा। अपने आप हो जाए सहज सहज। सहज सहज यानी क्या? किसी भी प्रकार का बुद्धि का या अहंकार का प्रयोग नहीं होता। अहंकार की या बुद्धि की मिलावट नहीं है उधर, वो संयोग होगा। हाँ हर एक संयोग में। हाँ तो क्या अहंकार बुद्धि की नेगेटिव मिलावट नहीं है, पॉजिटिव मिलावट है, वो ड्रामेटिक है। वो पॉजिटिव है मगर वो भी ड्रामेटिक है। वही डिस्चार्ज अहंकार तो है ना व्यवहार में। हाँ 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 लेकिन कैसा था? पॉजिटिव, नेगेटिव सेंस हो। नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव ओनली। तो सारे डांटते थे फिर भी सबको अच्छा लगता था ना। हाँ मीठा लगता, अच्छा नहीं मीठा लगता था कि आज तो मुझे लॉटरी लगी है। हाँ वो લડે ને પણ તોય પણ તમને એમના માટે ખસવાનું મન નહીં થાય ત્યાંથી. એમની એક એવું that वो उनकी खासियत थी कि बाहर वाला कोई सुनेगा तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि अभी ये आदमी अभी ये दूसरे दिन आएगा ही नहीं अभी। बराबर, यस। लेकिन दादा भगवान का जो पिछला आशय था वो कितना पॉजिटिव था कि आपको कहीं भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने देंगे। आशय प्योर था उनका, मतलब प्योर कभी नेगेटिव रिजल्ट जनरेट नहीं करता है। हाँ राइट, बात ख्याल में आ रही है? हाँ यस। देखिए यार, हमें ये सारा व्यवहार जैसे जैसे देखते जाए वैसे उनकी वितरागता और सारी साहजिकता समझ में आएगी। बराबर, साहजिक। तो क्या है फिर समय? बस जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेशानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। मिनेशानंद जी ये समझाइए ना, समाधि जो दादाजी ने बताया ना, समाधि का अर्थ जो हमको आदि व्याधि उपाधि में जो समाधि का जो अनुभव थोड़ा होता है वो किस होता है, और ऐसा भी बताया ना दादाजी ने कि मूल आत्मा तो समाधि में ही है, तो वो अनुभव में और ये अनुभव में क्या अंतर होगा? देखो एक बात समझ लो कि ये बात मूल आत्मा के लिए है नहीं, फाइल नंबर 1 के लिए, फाइल नंबर 1 के लिए। हाँ मूल आत्मा तो समाधि में ही है। हाँ वो तो समाधि में ही है, वो चंचलता उसके भाग में है ही नहीं, है ही नहीं। अभी आदि व्याधि और उपाधि का संयोग किसके है? अमी के है, अमी बहन के है। अमी बहन का जब ऐसे संयोग आते हैं सामने, तब भीतर की उनकी सही समझ है, संयोग उनको हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे, हाँ वो स्थिर रखेंगे, तो उधर समाधि रहेगी ना अपने आप फिर। हाँ वो रहेगी। यहाँ सारी बात समझ पे जाती है। ओके। और समझ पक्की कब होगी? तो ये जब भीतर अंतस्करण को ये सारी बात अंदर स्वीकार हो जाती है बाद में। हाँ तब तो फिर किसी प्रकार का विरोध रहेगा नहीं। तो दूसरी तरह से समझो तो ये जो नेगेटिव संजोग आ रहे हैं, प्रतिकूल संजोग आ रहे हैं, वो भी कैसा लगेगा? तो ये तो बहुत उपकारी है, इससे हमारे लिए अनुकूल है हमारे लिए। तो प्रतिकूल को अनुकूल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन भीतर से उसके लिए समझ चेंज हो गई, हाँ ऑटोमेटिक वो प्रतिकूल अनुकूल लगना शुरू हो जाएगा। हाँ वो समझ को अनुकूल कर देना है, बराबर है। हाँ उसको पलट देने का, चेंज कर देने का है, उसको चेंज ही करना है, बराबर है। तो चेंज होगा। तो पहले जो
प्रतिकूल लगता था, दुखदायक लगता था, वही अभी सुखदायक लगेगा, अनुकूल दिखेगा, लगेगा। हाँ और फिर फरियाद रहेगी नहीं ना किसी के प्रति। हाँ, तब तो नहीं रहेगी। अभी दूसरा बराबर। सब जगह मैं ही हूँ, ये समझ जाएगी तो भी फिर उधर प्रतिकूलता दिखेगी कहीं पे भी नहीं दिखेगी। और प्रतिकूल करने वाला भी मैं ही हूँ, अनुकूल करने वाला भी मैं ही हूँ। तभी बढ़िया तो इसलिए बताएंगे सभी उपाधि का मूल मुआद मैं ही हूँ। बराबर। ये सामने वाले उपाधि रूप नहीं है, ये सारी उपाधि हाँ आपने खड़ी की है। बराबर। तो अभी सॉल्यूशन आपको ही लाने का है। हाँ कैसे है तो अंदर के भीतर बातचीत करके समझ को चेंज कर दो। समझ को चेंज करना है। भीतर के सारे क्लेम सेटल हो गए तो बाहर वाले के तो क्लेम रहेंगे कितने। हाँ नहीं रहेगा। बराबर। हाँ बराबर। तो ये आपने बताया ना कि प्रतिकूल को अनुकूल कर दिया तो वहीं पे हमारी समाधि का जो हमको स्वाद मिल जाएगा। तो यहाँ दादा भगवान ने क्या बताया, यहाँ सारा व्यवहार संसार व्यवहार निभाते हुए हमें यहाँ मोक्ष का अनुभव होना चाहिए, समाधि अनुभव में आनी चाहिए। हाँ समाधि अनुभव होना चाहिए। तो टेस्टेड हुआ ना, अभी ऐसे तभी टेस्टिंग होगा ना। लेकिन वो आते तभी आपकी समझ चेंज हो गई है, टेस्टिंग होने के बावजूद भी आप पास हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार नेगेटिव खड़ा होगा ही नहीं भीतर। हाँ विचार तक नहीं आएगा। और नेगेटिव आया भी तो उसको ये नेगेटिव क्यों आया वो सोचने से अच्छा कि उसको कैसे पॉजिटिव कर ले और अपना टेस्ट में पास हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब उधर आपको भीतर ही रहेगा कि नहीं भैया मुझे मेरा व्यवहार अभी बराबर नहीं लगता है। हाँ हाँ आप उसके पक्ष में बैठेंगे नहीं व्यवहार करने के बाद भी। हाँ नेगेटिव व्यवहार हो गया, साथ किसी को डांट भी दिया, लेकिन भीतर क्या होगा, नहीं ये मेरा व्यवहार गलत था, मुझे मेरी ये गलती है, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हाँ ऐसा अमी बहन को मीनस को निरंतर अवश्य रहेगा इस साथ में। हाँ खुजते रहता है वो। हाँ तो बाद में भी कर सकते, मतलब इमीडिएट नहीं हुआ, बाद में भी कर सकते हैं रिपेयर। हाँ बाद में भी। आज ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ, एग्जांपल देती हूँ। आज एक जन के घर पे जाना हुआ ना, तो उन्होंने किसी बात निकाली, तो बात निकली ना, तो उनकी बातों में हाँ एक दो बार भी बोला कि हाँ उनका नेचर ऐसा ही है, और वो बोल तो दिया उनके साथ, लेकिन अंदर कोई ऐसा बता रहा था कि क्यों ऐसा हाँ बोल दिया, क्यों उनकी बातों में मतलब निंदा जैसा हो गया किसी के लिए। तो घर पे आने के बाद अम्मी को तुरंत बोला, अम्मी क्यों ये निंदा में आपने साथ दिया, और चलो माफी मांगो माफी मांगो। फिर भी वो माफी मांग लिया स्वामी जी, फिर भी मुझे घड़ी घड़ी वो याद आता है, क्यों बोला, हमको नहीं बोलना है, हमको किसी की निंदा में नहीं पड़ना है, क्यों हो गया। बस वो आपने बताया ना कि नेगेटिव हो भी गया तो उसको पॉजिटिव समझ लाओ कि उसको ये करो, लेकिन यहाँ समझने का क्या है, तो कविराज का पद है ना, जेवा भावे ने बारे फेंके लो तेवो आवे लेणु या देणु। क्या जितने भाव के साथ, जितनी तीव्रता के साथ दोष किया था, उतनी प्रतिपक्षी तीव्रता के साथ अभी प्रतिक्रमण होगा। हाँ तभी उसका इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ करेक्ट। और तभी फिर भीतर खड़ा नहीं, बार बार याद नहीं आएगा। हाँ वो याद नहीं आना चाहिए। बार बार याद आता है, वो फरियाद नहीं है। बात ख्याल में आ रही है, वो फरियाद नहीं, लेकिन वो आपको रिमाइंडर भेज रही है कि मुझे प्योर करो, मुझे प्योर करो, मुझे छूटना है। राइट राइट राइट। लेकिन इस तरह आपको लेने का है, पॉजिटिव लेना है उसको। बराबर। हाँ तो घड़ी घड़ी हमको बता रहे कि आप हमको अभी तक आपने हमको पूरा साफ नहीं किया है ऐसा। हाँ वो रिमाइंडर भेज रहे कि हम प्योर करो। हाँ करेक्ट, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई
બે ક્વેશ્ચન છે અને આપણો ટાઈમ લિમિટેડ છે. बोलो. आगे गीताबेन के साथ जो सत्संग हुआ उसमें बताया दादा भगवान ने कि जब भी व्यवहार 0 पे होता है तो निश्चय 360 डिग्री पर 100% होता है और जैसे कि व्यवहार टॉप पर आ जाता है फिर निश्चय 0 पे आ जाता है. तो इधर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये व्यवहार जब भी टॉप पे आ जाता है इसका इवैल्यूएशन हो जाता है, वैल्यूएशन हो जाता है, तो ये भगवान का डिवैल्यूएशन हो गया, 0 पे आ गया. मैं नहीं यहाँ कंसेप्ट में बात समझो कि यार दादा भगवान जो बात कर रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि शुभ और अशुभ व्यवहार में से हम बाहर निकलेंगे, शुभ अशुभ व्यवहार से आप बाहर निकलेंगे तो कौन से व्यवहार में आएंगे? शुद्ध व्यवहार में. तो शुद्ध वो कहीं पे भी हमें बाधा रूप है, ऑब्स्टेकल रूप है. शुद्ध व्यवहार कहीं रुकावट नहीं करवाता है. लेकिन यार जो शुभ और अशुभ व्यवहार है ये सही है गलत है वो पक्ष में जहां तक हम बैठे हैं वहां तक क्या होगा? पूर्ण स्वरूप खुला होगा नहीं ना. अभी दूसरा समझो, जहां तक मुझे व्यवहार की पकड़ है कि व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वहां तक निश्चय हमारा पक्का हो सकता है, निश्चय सही हो सकता है? नहीं हो सकता है. यहाँ दादा बताना क्या चाहता है कि आप व्यवहार की ओर एक झुक गए, टिल्टिंग आपका व्यवहार की ओर हो गया है, तो इस साइड क्या होगा? तो ये ऐसा बताते हैं कि व्यवहार जब भी टॉप पे आ जाता है दैट मींस कि वो कुछ परमात्मा बन जाते हैं. व्यवहार टॉप पे हमें सुधर नहीं, व्यवहार टॉप पे हमें सुधर, व्यवहार शुद्ध हो गया, कंप्लीट हो गया. हाँ तो वो परमात्मा हो गए. तो फिर निश्चय और व्यवहार तो रहा नहीं, तो फिर वही खुद परमात्मा हो गए, तो फिर वो भगवान की बात 0 पे आ जाती है. अरे खुद वो स्वरूप हो गया ना, जो स्वरूप की प्राप्ति हो गई वो स्वरूप खुला हो गया पूर्ण रूप से, तो बाकी रहा क्या? इससे दाव ने दूसरी तरफ से वो बात बताई कि जो व्यवहार में पक्के जिसको व्यवहार की पकड़ ज्यादा है, जो शुभ व्यवहार में पड़े, शुभ व्यवहार में पड़े, शुभ अहंकार में पड़े, देखो उनको आत्मा की पड़ी नहीं होती, आत्मा प्राप्त करने की कोई उनको इच्छा होती ही नहीं है. बात ख्याल में आ रही? अभी ये को रिलेट करो अभी आप, तो आपको समझ में आएगी. तो वो अपेक्षा से बोलते हैं. इसलिए दादा भगवान हमें क्या है, शुभ और अशुभ दोनों व्यवहार में से बाहर निकाल दिया. व्यवहार उन्होंने हमें करके दिखाया कि शुद्ध व्यवहार कैसा होता है. बराबर है, समझ गया मैं. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद मीनेशानंद जी. जय सच्चिदानंद. अभी स्टडी रिलेटेड की बात हुई तो मुझे अपनी एक पुरानी बात याद आती है. जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम ऐसे ग्रुप स्टडी करते थे. मतलब फिक्स कर देते कि आज के दिन इतना पढ़ना है और वैसे टाइम टेबल बना देते थे. और उसमें ना कुछ क्वेश्चन स्किप कर देते थे कि मतलब ये काम का नहीं है तो नहीं करते हैं, नहीं एग्जाम में आएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है.
फिर उसमें से मुझे कहीं लगता था कि नहीं ये करना चाहिए, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी कि नहीं हम इतना तो कर रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन और ज्यादा कर लेते हैं। तो वो इतना सामने से बोलती थी ना कि नहीं इतना तो होता नहीं, તારું આટલું થયું તો હજી શું વધારે પડતી ડાઈ થાય છે ને, એમ એટલું બધું બોલે ને તો પછી थोड़े टाइम के बाद मैंने उसको बताना बंद किया और वो मैं खुद से करने लगी। उसको बताती नहीं थी कि हाँ मैं ये पढ़ती थी, लेकिन पढ़ने लगी। तो ये कपट कहलाता है? कपट तो क्या है कि आप बताना ही नहीं चाहते उनको। सामने वाली व्यक्ति आपको बात सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, तो आप बता सकते हैं। लेकिन सामने वाली व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसको परेशानी हो, दुख हो, ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए आप नहीं बताते। वो आशय के साथ है। हाँ। आशय नेगेटिव नहीं है। आपका आशय पॉजिटिव है कि मुझे उनको दुख नहीं देना है, इसलिए ये नहीं बताना है। कि ये बताओगे तो ऊपर से डांटेगी, उसको दुख होगा कि वे क्यों पढ़ रही है, क्यों अपना टाइम बिगाड़ रही है। तो सही मायने में देखो कि हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप क्यों करना चाहिए। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, रस है, रुचि है, उनके लिए कोई भी पढ़ाई की कोई भी सेक्शन, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए सारी चीज डिफिकल्ट होती है। ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं। तो मुझे नहीं पढ़ना था तभी मेरे लिए सब डिफिकल्ट ही लगता था, और फिर इंटरेस्ट खड़ा हुआ तो मेरे लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं थी। यहाँ तक कि सामने वाला कुछ भी आपको कहीं भी कोई भी कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे तो आप प्रिपेयर रहेंगे। बात कर रही है? हाँ, आपका कपट का आशय है तो बात अलग होगी। आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे इससे मार्क ज्यादा लाना, इसको दिखाना नहीं कि मैं ये पढ़ रही हूँ, ऐसा तो था नहीं। नहीं था ऐसा। कुछ नेगेटिव तो था ही नहीं ना। हाँ, बराबर है ना। नेगेटिव था इसलिए आप छिपा रहे तो बात अलग हो गई, तो केस अलग हो जाता है। हाँ। तो फिर वो कपट में जाता है। यहाँ तो आपको पता है कि भाई इसको दुख नहीं हो, इससे मैं नहीं बता रही हूँ, इसलिए वो कपट में नहीं जाता है। ओके। और दूसरी तरह से समझो कपट मीन्स क्या है, मालिक को खुद को भी करने वाले को भी पता नहीं होता कि ये कपट है। मतलब जो व्यवहार कर रहा है उसको भी पता नहीं हो तो ये मैं कपट कर रहा हूँ। ओके। हाँ। या तो आपको ख्याल में आता था कि मैं ये छिपा रही हूँ, उनको बता नहीं रही हूँ। हाँ, तब भी ऐसा लगता था। मैं मम्मी को भी बताती थी कि मम्मी ये मैं नहीं बताती, लेकिन इतना चलाने दिया जितना चलता था, ऐसा कर दिया। यहाँ बात यही समझने की आपका आशय गलत नहीं था, नेगेटिव नहीं था। अगर नेगेटिव होता था तो आप मम्मी को भी नहीं बताएंगे कि मैं ये पढ़ रही हूँ, ये नहीं पढ़ रही, वो भी नहीं बताएंगे। ओके। हाँ, आ गया समझ। हाँ। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी दीपिका जी आपको टाइम हो गया तो सामयिक कल करेंगे। यस, नो प्रॉब्लम। ओके। की बात करी तो मीनाशा जी 3 मंत्र बोला है, उर्वा प्लीज फॉलो। अनम्यूट करो ना। हाँ। जैसा जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो।
सवपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।